हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि भारत के संविधान को बनने की ओर जब मुख हुए तो उसमें कब कब कौन कौन से धाराएं लाएगी। हम लोग ये भी पढ़े थे कि सबसे अंतिम में 1947 में जब हम लोग आजाद हो रहे थे तो उस समय संविधान को अंतिम रूप से बनाया गया और उसमें 1935 का जो संविधान था उसमें मैक्सिमम वहां से लिया गया। हम लोग ये भी देख रहे थे कि संविधान बनाने का जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति ने नहीं उठाया, सारे लोगों ने मिलके उसके ऊपर कुछ कुछ काम किए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल के क्लास के अंदर ये पॉइंट पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि प्रमुख समितियां थी, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। हम लोगों ने पढ़ी थी संघ शक्ति समिति कौन देख रहा था, संघीय संविधान कौन देख रहा था, प्रांतीय संविधान कौन देख रहा था। तो हम लोगों ने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, हालांकि भीमराव अंबेडकर को कम नहीं माना जा सकता। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर हम लोगों को आता है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित जितने भी परामर्श हैं उसको कौन देख रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति कौन है, हालांकि ये छोटा सा विभाग रहा होगा लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि किसी देश का झंडा काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी सेक्शन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सेक्शन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम लोगों का आता है कि कुछ ऐसे समितियां हैं कि भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था, एसके धर है। आवास समिति बीपी पट्टभी सीतारमैया। फिर हम लोगों के पास ऊपर में जितने पढ़े उसमें क्या लग रहा कि जो प्रांतीय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, और केंद्र संघीय अल्पसंख्यक पटेल। अल्पसंख्यक परामर्श समिति का कौन है, पटेल। प्रांतीय संविधान पटेल। संघीय कौन है, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति कौन है, इसमें तो याद करने नहीं है, प्रांतीय और ये हम लोगों का लग गया अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार, इसको कौन देखेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति और संघीय संविधान ये कौन देखेगा, जवाहरलाल नेहरू। भाषाई प्रांत आयोग, आवास समिति सीतारमैया। अब यहाँ पे देखिएगा राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति का, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के पास दो है, एक संचालन समिति की कैसे काम करने हैं और उसमें राष्ट्र ध्वज संबंधित राजेंद्र प्रसाद के पास है, ये लघु समितियां हैं। फिर हम लोगों का आता है इसमें छोटे छोटे पॉइंट दिए गए, हम लोगों को ये वाला सेक्शन केवल दिमाग में रखना, इसमें जो लिखा गया है प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, संघ शक्ति और संघीय संविधान और प्रांतीय संविधान। प्रांतीय संविधान किसके पास है, संघीय संविधान किसके पास है। फिर हम लोगों का आता है कि जो हम लोगों का संविधान बना उसमें कुछ ऐसे लोग थे अलग अलग जगह से, कितने लोग थे, हालांकि ये संख्या जो देखने का नहीं है कि मतलब कितने लोग हैं, इससे विवाद भी उमड़ सकता है कि यही लोग का बहुमत रहा होगा। जैसे कि हम लोग का ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे प्रारूप समिति के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि इस संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। फिर हम लोगों का आता है कि इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो इसका अध्यक्ष हम लोगों को पता चल गया भीमराव अंबेडकर, 7 गो उसके सदस्य थे। गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को। फिर हम लोगों का है कि इस समिति के द्वारा संविधान के प्रारूप तक, मतलब उसका रूपरेखा कैसा होना चाहिए, उसके लिए कितने दिनों की चर्चा हुई, 114 दिनों की चर्चा हुई। इस दौरान प्रारूप का 3 बार मतलब उसको रीडिंग किया गया। जो प्रारूप समिति बनाई गई हर बार कुछ न कुछ उसमें सुधार लाए गए, उसको 3 बार पढ़ा गया और अंतिम में फिर फाइनल किया गया कि हाँ ये वाला अब ठीक है। तो अगर इसको मैं हटा के भी पूछूं तो बता पाएंगे,
प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? श्योर? यस सर। फिर हम लोग ये बता पाएंगे कि हम लोगों का 114 दिनों तक संविधान समिति द्वारा इसकी प्रारूप की चर्चा कितने दिनों तक हुई? 114। हालांकि ये दिन कभी पूछा नहीं है किसी एग्जाम में, लेकिन ऊपर के जो मैटर है कि अध्यक्ष कौन है, कितने सदस्य थे, गठन कब किया गया, ये सेक्शन हम लोगों के पास मौजूद है। फिर ये बात आता है कि संविधान को कब स्वीकार किया गया ना। तो संविधान जब बन गया प्रारूप समिति द्वारा 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब यहाँ पे ये सेक्शन आपको ये वाला डेट याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया गया और इसी दिन इस पर इसके अध्यक्ष मतलब इस पर सभी अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए। तो 26 नवंबर 1949 संविधान कब पूरा हुआ? तो पूरा तो पहले ही हो गया, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसमें लागू मतलब पूरा तरह से लागू नहीं किया गया, इसके कुछ सेक्शन लागू किए गए। संविधान के कुल अनुच्छेद में 26 नवंबर को ही लागू किए, मतलब पूरा लागू नहीं किया गया। कुछ अनुच्छेद को पहली बार 26 नवंबर को लागू किया गया और शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब ये भी हम लोग देखेंगे कि जब शुरू में संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद कितने थे, भाग कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी। फिर बाद में इसमें सुधार होते गया और आगे भी कंटिन्यू ही रहेगा। तो हम लोग अगर इसको हटा के पूछे तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हुआ? अंबेडकर। संघीय संविधान का अध्यक्ष कौन हुआ? प्रांतीय संविधान का कौन हुआ? अल्पसंख्यक परामर्शदाता कौन हुआ? पटेल हुआ। फिर हम लोग ये भी पढ़ लिए कि हमारा संविधान कब कंप्लीट हो गया? 26 नवंबर 1949। कब लागू हुआ, पूर्ण लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसमें 114 दिनों तक मतलब चर्चाएं हुई। फिर हम लोग ये भी पढ़ रहे थे कि इसके कितने सदस्य हुए? 7 सदस्य हुए। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है कि संविधान की स्वीकृति तो 9 दिसंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब शुरू हुई? तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि पहला बैठक कब हुआ और अंतिम बैठक कब हुआ। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जबकि अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। पहला कब हुआ? तो पहला दिसंबर में हुआ 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो आपको ये भी क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950, जब संविधान सभा का अंतिम बैठक हो रहा था उस समय हम लोगों का हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। हालांकि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बड़ी सिंपल सी बात है, सब लोग जानता है। कब चुना गया? अच्छा, जब हम लोग संविधान बना लिए, फाइनल हो गया 1950 में, तो उस समय जो इसकी स्थिति थी, संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे? अब ये जानते हैं कि अनुच्छेद बार बार चेंज भी होते रहता है, बढ़ते भी रहता है, घटते भी रहता है जरूरत के हिसाब से। उसमें कितनी अनुसूचियां थी? अब इसमें वर्तमान में कितने भाग हैं? तो ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, इसको चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 8 अनुसूचियां कितना है? 12। अच्छा, तो यहाँ पे हमको कॉपी कर लिया। तो पहला लिखा हुआ संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1900। एक बार फिर से, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष, संघीय संविधान का, संघ समिति का, अल्पसंख्यक का, मौलिक अधिकार का, प्रारूप समिति का, पूछ ले, प्रारूप समिति का अधिवेशन कितने दिनों तक चला? 114 दिनों। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि संविधान सभा का जो बैठक कंप्लीट हो गया
तो कुछ अनुच्छेद को पहले लागू कर दिया गया। तो उसका जो संविधान कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। शुरू में हम लोगों के 15 ही अनुच्छेद लगे थे, बाकी सारे बाद में लागू हुए। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो कब हुई? अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक में किसको प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? शुरू में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। हम लोग ये भी जानते हैं कि चूंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये तय करते हैं कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, उसके एक फ्रेमिंग तैयार होती है जिसको प्रस्तावना हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो, जैसे हम लोगों के प्रस्तावना में पर्यावरण को महत्व तो दिया गया है, लेकिन सरकार को बाध्य नहीं किया गया है कि आपको उसको कंप्लीट 100% मानना है। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो संविधान है उसमें ये बात लिखा गया है कि नागरिकों को उचित पर्यावरण देना सरकार की जिम्मेवारी है ना। जब आप पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका का संविधान की प्रस्तावना, तो उसमें उन्होंने प्रस्तावना में, जैसे हम है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व गणतंत्र बनाने के लिए, इसमें कुछ चीजें हम लोगों की जुड़ती हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कितने तरह की समानता की बात है, कितने तरह की न्याय की बात है ना। हाँ, तो वैसे ही जब प्रस्तावना जब आप देखिएगा तो अपने साउथ अफ्रीका जो 1994 में हम लोगों का आजाद हुआ, तो उसमें ये लिखा गया, नेल्सन मंडेला ने जब उसकी संविधान ड्राफ्टिंग बनाई तो उन्होंने कहा था कि भाई पर्यावरण, उचित पर्यावरण देना हमारे सरकार की जिम्मेवारी है। अब वहां का अगर कोई, जैसे एयर पोल्यूशन दिल्ली में हम लोगों का, तो हम लोग हल्ला कर सकते हैं, सरकार बाध्य नहीं है उसको खत्म करने के लिए ना। लेकिन वहां पे जब आप पढ़िएगा साउथ अफ्रीका में, तो ये बात सरकार के लिए मस्ट है कि अगर किसी भी जगह पे रहने के लिए हमको इतना डेसिमल का आवाज चाहिए तो उसे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग का रात में 10 बजे के बाद लाउड ये सब बंद हो गया है ना, धीरे धीरे बंद हो रहा है, लेकिन संविधान में लागू नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर जो जिला का डीएम चाहे उसको कंट्रोल कर सकता है, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार उसको कंट्रोल करेगी। हम लोगों के पास जैसे पटना में आप देखिएगा, सुबह सुबह एयर का जो कंडीशन है वो काफी खराब है, पटना में भी खराब है, ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन हम लोगों का अभी भी काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दिल्ली में तो लोग शायद मास्क उस लेके चल रहे हैं, उनको लगा कोरोना वापस आ गया है। दिन भर पहले गाड़ी चलाएंगे, शाम में मास्क लगा लेंगे, नहीं ताकि मीडिया में भी तो दिखाना है? तो मैंने कहा कि ये पॉइंट्स हैं कि भाई हमारा जो सरकार होगा हमारे नागरिकों के साथ में कैसा बिहेव करेगा, वो कानून इस प्रस्तावना में हम लोगों का निहित है। तो लिखा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्यक्ष रूप से उस उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया ना। इस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि संविधान की प्रस्तावना को किसने बनाया या किसने मतलब स्वीकार किया। हालांकि प्रस्तावना को जो लिखा है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा है, हाँ, तो हालांकि उन्होंने काफी मेहनत की उसके पीछे। तो प्रस्तावना का मूल्य उद्देश्य ये है कि चूंकि इन्होंने पूरा का पूरा संविधान के ऊपर फ्रेम नहीं किया है, काम नहीं किया है, तो इन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे नागरिकों के साथ ये बिहेव होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का संविधान बने। तो उसके लिए होता ना कि जैसे किताब में कौन कौन सा लेसन होगा, कौन से पेज में होगा, कौन सा टॉपिक होगा, जिसको हम लोग शीर्षक के ऊपर में डालते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोगों की फ्रेमिंग ऐसे रही। तो प्रस्तावना को किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने लिखा तो उन्होंने प्रस्तुत किया। तो प्रस्तावना का संबंध किसके हो गया? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति का किससे हो गया? अंबेडकर से। तो प्रस्तावना ये कब लागू किया गया या कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। चूंकि संविधान सभी बनने लगे उससे पहले ही प्रस्तावना का होना जरूरी है ताकि हमारा संविधान उसी के अकॉर्डिंग काम कर सके। भारतीय संविधान यहाँ पे लिखा गया है कि ये ऊपर लाइन मैटर कॉपी किया गया है।
संविधान सभा की प्रस्तावना, इसमें लिखा हुआ है कि 22वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस प्रस्तावना में भी कुछ छेड़खानी की गई, कुछ चीजें ऐड की गई। जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित यह प्रस्तावना निम्न प्रकार से, ऐसे ये मैटर पूरा दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत का लोग का मतलब कि हमारा नागरिकता ना, कौन लोग भारत का लोग होगा, सबको ऐसा तो नहीं कि सबको भारत का लोग मान लेंगे, हम लोग हैं, लेकिन उसको जन्म के आधार पे या बहुत सारे पार्ट हैं, हम लोग आगे देखेंगे नागरिकता कैसे कैसे मिलती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो मैटर लिखा ये शुरू में उन्होंने लिखा, कुछ चीजें इसमें हम लोगों के बाद में ऐड की गई। हाँ, जब एनसीईआरटी की आप बुक पढ़िएगा देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कितने तरह का न्याय का बात हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब देखिए आर्थिक न्याय तो नहीं हो पाता है, आर्थिक न्याय क्यों नहीं हो पाता है, तो कोई के पास करोड़ों की संपत्ति है, कोई है 2 टाइम का खाना खाने के लिए मतलब बाध्य नहीं है उसके पास, तो सरकार क्या करती है, वैसे लोगों को फ्री में खाना प्रोवाइड करती है। लेकिन सिर्फ खाना प्रोवाइड करने से काम तो नहीं होगा, जीवन जीने के लिए और भी संसाधन चाहिए, पानी चाहिए, आवास चाहिए, तो सरकार वैसे लोगों के लिए आवास भी देती है ना। आप देखे होंगे कि पहले कांग्रेस सरकार सब्सिडी भी देती थी गैस के ऊपर, अभी भाजपा ने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप जो काम करो हम सब पे सब्सिडी देंगे, आप लोन लेने जाइए कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50%, 70%, ऐसे करके हम लोगों का पूरा सब्सिडी बना हुआ है। 2 लाख रुपया लीजिए, आप 1 लाख रुपया जमा करिएगा, 1 लाख रुपया मत जमा करिएगा, आप जाके काम शुरू करिए। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि हम लोग कल परसों ही बात कर रहे थे कि सरकार के ऊपर काफी कर्ज हो गया, 20% पैसा हम लोगों का इंटरेस्ट में जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक, अब आप लोग के लिए लगता होगा क्या मतलब हम लोगों का, सरकार दे रही होगी, लेकिन क्वेश्चन ये कि सरकार है कौन, सरकार तो हम ही लोग हैं ना। आपको टेंशन हो जाएगा कि हम ही सरकार है, हमको कल मना कर दिया था उछलने के लिए रोड पे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कितने तरह का न्याय का बात हुआ है। और उसके बाद हम लोगों का आता है कि स्वतंत्रता किसकी किसकी होनी चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। यानी विचार का मतलब कि हम कुछ भी बोलेंगे, मतलब कुछ भी सोचेंगे, हमारा विचार होगा। अभिव्यक्ति का मतलब कि हम कुछ भी बोलेंगे। अब कुछ भी बोलने का मतलब ही नहीं है कि हम किसी को गाली दे रहे हैं, तो उसका फिर स्वतंत्रता आनंद होगा, तो फिर वहां पे पनिशमेंट लागू है। मतलब आपके विचार से किसी को दिक्कत नहीं हो, आपकी अभिव्यक्ति से किसी को दिक्कत नहीं हो। धर्म के ऊपर ऐसा नहीं कि हमको जो है, हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, दशहरा आता है, पूरे रोड के ऊपर अपना दुर्गा जी रहती हैं और हम लोग पूरी रात रोड के ऊपर कैप्चर में, सरकार को बोलना पड़ता है कि भाई इधर सिंगल से गाड़ी नहीं जा सकती आगे, क्यों भाई, उधर प्रतिमा लगी हुई है। तो ये क्या है, धर्म तो है लेकिन धर्म का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा, हम लोगों का बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल है जो, अब फेस्टिवल मतलब समूह का काम, सिंगल नहीं ना कि घर में बैठ के मना लेंगे, रोड पे ही निकलेंगे हम लोग। अब जैसे देखिएगा दशहरा का टाइम है तो आप रोड इंगेज है, ईद का टाइम है रोड इंगेज है, क्यों भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है हमको समाज में रहना है, तो समाज के लोगों के लिए समाज में ही जाना पड़ेगा, उसके लिए जगह चुननी पड़ती है। तो ऐसा ना हो कि आपके धर्म से किसी दूसरे को तकलीफ हो जाए ना। हम रात में अपने घर में हवन करेंगे, रात का 2 बज रहा है, सब आदमी सोया हुआ है, हम हवन लगा दिए हैं, पता चला सबके अंदर धुआं पहुंच रहा है, वो रात में डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसा वाला नहीं चाहिए, आपका दूसरे का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो कितने तरह की न्याय की बात हुई है, 3 तरह की। कितने तरह की स्वतंत्रता की बात हुई है, 5। फिर हम लोगों का लिखा हुआ है कि भाई प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्रदान करने के लिए और उन सभी व्यक्तियों में राष्ट्र की गरिमा और एकता अखंडता बनाने के लिए। तो हालांकि इस संविधान की प्रस्तावना तो हमसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछता है कि समाज, हम लोगों से नहीं पूछेगा, बट ये अपने अपर लेवल में पूछता है कि समाजवादी का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है ना। उसके अंदर एग्जाम्पल दिए, मतलब ऑप्शंस रहेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है,
हमारा समाज तो आज भी जाति में बटा हुआ है, तो फिर सामाजिक न्याय कहाँ हो रहा है? आज भी हमारे पास डीप गांव जो है कि ब्राह्मण या फॉरवर्ड के लोग हैं, वो लोग ऐसे चेयर लगा के बैठेगा, नीचे वाले लोग जमीन पे बैठेंगे, तो ये कहाँ से सामाजिक स्वतंत्रता हुई भाई? नहीं हुई ना, ये तो न्याय नहीं हो पाया। न्याय तब होता ना जब दोनों एक जगह बैठे होते। तो उसके लिए कहा गया कि ठीक है, जॉब में आओ, डीएम बन जाओ, और कोई कलर तुम्हारा जूनियर फॉरवर्ड रहेगा पूरी तरह से। मतलब आप, ये तो पब्लिक चैनल है, नहीं बोला जा सकता, लेकिन यानी अभी भी मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, पुलिस के अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पे अभी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड पूरा ग्रुप ही चल रहा है ना। जैसे आप बैकवर्ड हैं और आप सीनियर हैं, फॉरवर्ड का छुट्टी सैंक्शन नहीं करेंगे। आप सीनियर है, फॉरवर्ड है, जूनियर का अपना सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं मतलब। तो ये वहां भी चली रहा है। तो लेकिन ये एक बात श्योर है कि आने वाले समय में कभी ना कभी तो चेंज होगा। जैसे आप देखिएगा, हम लोगों का पहले जो धर्म था, कर्म था, वह जाति पे आधारित था कि ब्राह्मण ये करेगा, क्षत्रिय ये करेगा, वैसे ये करेगा, ऐसा वाला बात था ना। सबका लोहार है तो लोहा का काम करेगा, कुम्हार है तो मिट्टी का काम करेगा। अब ये बात नहीं है, अब प्रोफेशन आ गया, जाति के बेस पे काम तो नहीं टिका हुआ है। जैसे पहले था कि पढ़ाने का काम केवल भाई ब्राह्मण लोग कर सकता था, आज ऐसा बात नहीं है, किसी भी जात के लोग पढ़ा सकते हैं ना। तो आने वाले समय में ऐसे ही धीरे धीरे चेंजिंग होगी, लेकिन उसके लिए हम लोग को अभी भी 50 साल, 100 साल, 200 साल वेट करना पड़ेगा, तब हम लोग नहीं होंगे हैं? हाँ होगा। ये आपको क्या लगता है, हम लोग 1947 में आजाद हुए, हो गया कि संविधान के हिसाब से सब लोग बराबर है, फिर भी हम लोग को 50 साल लग गया ये कहने में कि भाई बराबर है। तभी तो जॉब में हम लोगों को ऑप्शन मिल गया। पहले क्या था कि ब्राह्मण का खाली वर्ग कैटेगरी होना चाहिए कि भाई हम ब्राह्मण है, बाकी जूनियर आपका कोई भी पोस्ट पे बैठा हो, आप चले गए तो खड़ा हो जाएगा। ब्राह्मण लोग भी चला, कोई पोस्ट लेते ही नहीं थे। तब ना भाई पोस्ट लेंगे तब ना कुछ बराबर का ये नीचे ऊपर का बात होगा। हम पे पोस्ट से भी ऊपर है, पोस्ट में हम लेंगे ही नहीं। तो ऐसे करके चलते रहता था, लेकिन हालांकि धीरे धीरे चेंज हो रही है चीजें। तो हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रस्तावना निम्न प्रकार से ऐसे कुछ लिखा गया, और उसमें ये मैटर फिर बाद में कि कब उसको लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को। फिर पूर्ण रूप से कब लागू किया गया है? लिखा गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है और संविधान का सर्वश्रेष्ठ अंग है। हालांकि एक क्वेश्चन बाद में भी आएगा कि इस संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। तो हाँ, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात हुई है? 3 तरह की बात हुई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। केवल ऊपर में जितना पढ़े उसमें यही मैटर हम लोगों का फैक्ट था। कितने तरह का न्याय? 3 तरह, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने तरह का स्वतंत्रता का बात हुआ है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और कितने तरह की समानता? प्रतिष्ठा और अवसर। इसी जो अवसर है ना, अवसर की समानता, इसी में हम लोगों का फिर कैटेगरी शुरू हो जाता है कि ओबीसी है, एसटी है, एससी है, ताकि उसको भी प्रॉपर ऑप्शन मिले जॉब में आगे बढ़ने का। अब तो कुछ लोग इसके ऊपर भी खुले आंदोलन में लग गए हैं कि भाई अगर कोई एक व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल था कि कोई व्यक्ति अगर एक बार डीएम बन गया तो उसके परिवार को तो इस क्वालिटी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि एक बार डीएम बन गया। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वही चल रहा है ना। हमने देखा कि जब हम लोगों का बीपीएल एक बन रहा था ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, मैंने अपने गांव में देखा कि जिनके पास 100 बीघा से ज्यादा जमीन है, उन लोग भी अपने आप को बीपीएल में रखा। तो मुझे लगा कि अगर 100 बीघा वाले बीपीएल में रहेंगे तो जिनके पास खेत ही नहीं है उसके लिए तो कोई नया क्राइटेरिया तो चुनना पड़ेगा ना कि भाई अब आप भी बीपीएल में हो तो उनको मैं कहाँ रखूं? नहीं, लोअर से भी लोअर में लेके जाएंगे तब पर भी नहीं हो पाएगा। अभी भी आप देखिएगा किसान, तो भारत सरकार ने बोला जो गरीब किसान है उनको 6,000 रुपया साल में 2-2 हजार करके भेजेंगे।
सारे किसान गरीब हो गए, कोई रहा ही नहीं अमीर टाइप का किसान। उसने कहा कि ठीक है भाई, खाद पे सब्सिडी देंगे हम। उसने कहा मेरा तो फसल पहले से चौपट है, लाओ सब्सिडी। तो ये क्या है, मतलब हम लोग जो देश को ऑलरेडी खराब करने की ओर हैं, जबकि अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी को भी, बस एक एग्जांपल मैंने लिया, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर सरकार, अब क्या है ना कि सरकार देख लेगी एक बार कि इसमें तो यार 50 बीघा वाला बीपीएल भी लिया है, तो फिर जितना काम करना था बीपीएल के प्रति उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि इसमें तो वो लोग भी आ जाएंगे जो अच्छे लोग हैं। तो फिर वो तो अब उसके लिए कोई नया काम लेके आएगा कि उसे नया तरीके से चुनो कि इसके पास कितनी बकरी है, चुनो 2 बकरी है मतलब वो गरीब है, क्योंकि अमीर नई बकरी रखेगा ना। मतलब हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो क्या काम करा रहा है, क्यों करा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य, चूंकि उसके पास भी तो थिंक टैंक बैठा हुआ है ना कि इसके पास कितनी मुर्गी पालन है, ढूंढ के लाओ। मुर्गी पालन है, गरीब पीछे हो जाएगा। तो वैसे फिर अलग अलग तरीके से उनका ढूंढेगा। अरे बीपीएल पे तो मतलब ठग लिया, लेकिन आदमी भी कम नहीं है, 2 गो बकरी थी, मर तो गई। तो हम गरीबी से और गरीब हो गए, वही 2 गो थी मेरे पास। किसी के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, कॉलम था खाने के लिए 2 टाइम का रोटी है कि नहीं, आपके पास वाहन है कि नहीं, लिखा है 2 गो गाड़ी है, खाने के लिए मेरे पास अन्न नहीं है, फिर 2 गो गाड़ी कौन काम का। तो ऐसे ऐसे करके सरकार फिर तय करती है कि कितने लोग गरीब है और कितने लोग अमीर हैं ना। अब पता चला कि टीवी देखने के लिए घर में 4 गो रूम है, चारों में टीवी लगाए हैं, लेकिन हमको जो है इलेक्ट्रिक बिल का सब्सिडी चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक बिल पेड नहीं कर सकते। 4 गो टीवी लगाएंगे हम, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल हम पेड नहीं करेंगे। तो सरकार अलग अलग चीजों से हमारा खोजबीन करते रहता है कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी भी झूठ वाले में है कि बाहर निकले हैं। बीजेपी ने, मतलब ये जो गवर्नमेंट सरकार हम लोगों की है, उसने उल्टा ही कर दिया। बोला कि जितना भी लोगों के पास 1 एकड़ से ज्यादा जमीन है और अगर उन्होंने पैसा लिए है, फाइन के साथ में सूद समेत वापस लो। आएगा, अभी इस सेशन में नहीं आया है। तो इससे क्या होगा कि भाई थोड़ा सा डर बनाना जरूरी है अपने लोगों में, नहीं तो फिर क्या होगा, लोग ऐसे ही करते रहेंगे और जिनके लिए हमको काम करना है हम उनके लिए कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर बार उठपटांग आप उसमें देते जाएंगे। तो इसमें ये वाला प्रस्तावना में हम लोगों का महत्वपूर्ण है। पहला तो प्रस्तावना किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया? 1946 में, जब संविधान का अमल का शुरू हुआ। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हुआ? प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है? कौन कौन? कितने तरह की स्वतंत्रता की बात हुई है और कितने तरह की समानता की बात की गई है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे आता है कि हमारा जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। और भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना का भाषा, लहजा उसका जो है। फिर यही प्रस्तावना आप देखिएगा आगे जाके गूगल पे कि भाई संविधान में हम लोगों का साउथ अफ्रीका के संविधान में क्या है, फिर सर्च करिएगा कि हमारे संविधान में उसके संविधान की प्रस्तावना में क्या अंतर है, हम किसकी बात कर रहे हैं और वो किसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली अफ्रीका में क्या हुआ था कि वहां पे जैसे आप अंग्रेज लोग था यहाँ से भाग गया, या हम लोग भगा दिए या वो लोग खुद चला गया, वहां पे क्या हुआ कि वो लोग बोला कि शासन में हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। 60% वो लोग हैं, 40% गोरे लोग हैं, तो वो लोग को टेंशन हो गया कि तो हम लोग को भगा देगा। तो इसी के बेस पे नेल्सन मंडेला ने ये बोला कि हम लोग पीछे का सारा बात भूल जाएंगे, हम लोग नए तरीके से काम करेंगे, गोरे भी रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे। हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम लोग देश भर का बंटवारा समझ लेंगे कि भाई तुम अपना इधर अलग कर दो लेकिन हम तुमको नहीं सहेंगे। ऐसे भी होता है ना, घर में भी ऐसे ही होता है। 4 भाई हैं, विवाद होगा किसी मुद्दे पे, हो ही सकता है। तो आप लोग संपत्ति का बंटवारा कर लो, उस पर मंजूर है, लेकिन हम लोग विचार का सहन नहीं कर सकते। तो वैसे ही था कि भाई हमारा देश का तुम बांट लो, साइड में हो जाओ, लेकिन हम जो है मालिक हम ही बनेंगे, बंटवारा कर दो चलेगा। गांधी जी ने कहा था कि भाई जिन्ना को भी तुम प्रधानमंत्री बना सकते हो, क्या फर्क, जिन्ना बने कि नेहरू बने। तो पटेल ने कहा, क्योंकि सब लोग तो रहे होंगे, ये कहानी है, कभी खाली में बताऊंगा, अभी तो चल रहा है। तो हमने कहा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया?
भाषा कहाँ से ली गई है, किसने बनाया, मतलब सॉरी किसने इसको बनवाया। 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या चीज ऐड किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये वही समय है जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में, और 1976 में हम लोगों ने अखंडता वर्ड इसमें जोड़ा ताकि हम लोगों का बंटवारा पॉसिबल ना हो सके। फिर आता है हम लोगों का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द कहां से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई। तो ये छोटे छोटे प्रस्तावना के, हालांकि ये महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना के ऊपर जितना भी मैटर है इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोगों के पूछे गए। फिर आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि संविधान में कितने भाग हुए, वो भाग कौन से अनुच्छेद से, ये बात याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हम लोग के पास रेगुलर है। तो कल के क्लास में हम लोग इसके आगे इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।